सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देश का विकास हमारे किसान के पास। बिल्कुल, किसान का विकास होगा, देश का विकास होगा। और इसी क्रम में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहीं अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे प्रोग्राम में निरंतर बातें होती रहती हैं और आज भी होगी। तो स्वागत करते हुए सबसे पहले अपना तारुफ कराती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ आरती और मैं निरंकार। आप सबका स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार। तो आरती, आज जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि किसानों की भागीदारी प्राथमिकता हमारी क्रम में, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती द्वारा अधिक लाभ कैसे कमाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार हमारा किसान भाइयों को, सभी को। जी हाँ, तो जैसे कि हमारे सभी श्रोता जान ही चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ 1-2 दिनों से हम आपको बता ही रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी, जिसके तहत हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्राकृतिक खेती भी इस अभियान के तहत जोड़ी गई है और इसको पूरा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। तो आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शिवाधर मिश्रा हमारे साथ हैं, आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ी कोई जिज्ञासा है तो आपको बता देते हैं हमारे फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1081, यानी 2342-1081, वही पुराना नंबर जिस पर आप हर कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं। और एसटीडी कोड दिल्ली का 011 है, ये भी जरूर आप पहले लगाएं और सीधे आप विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो जैविक खेती की हम बात करते हैं और फिर हम प्राकृतिक खेती इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मिलता जुलता है जी। सिर्फ एक चीज नहीं मिलती जुलती है, वो है कि हम प्राकृतिक खेती में कोई भी बाहरी आगत, बाहरी इनपुट जो भी है वो नहीं लेते हैं जी, ठीक है। जबकि जो जैविक खेती है, जैविक खेती में हम बाहर से भी इनपुट लेते हैं। बाहर से जो भले ही वो ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, केमिकल, जैविक रसायन हो, उनको हम लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया कल्चर वगैरह, जैसे कल्चर है, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारने के लिए नीम का तेल है और सब, ये सब फैक्ट्री में बने हुए होते हैं प्राकृतिक चीजों से ही, लेकिन जैविक भी कहलाते हैं। लेकिन हमें बाहर से, किसान भाई अपने खेत में खुद नहीं बना सकते उन चीजों को। सीधी सी बात है, हमारे खेत में ही वो चीजें तैयार होनी चाहिए जी। तो हमारे वो प्राकृतिक चीजें वो हैं जो प्रकृति ने हमको अपने आप दी हैं जी, और प्रकृति ही उनको प्रयोग करके एक नया इकोसिस्टम, एक नया वातावरण जो बनाते हैं, तो वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आता है। तो इस पे और बात करेंगे। एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं ब्रह्मदेव बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार से। जी ब्रह्मदेव जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे खेतों में जो पानी जो देते हैं जी, तो एक जैसे नहर होता है उसका पानी और हैंड उसका जो बोर्डिंग होता है उसका पानी में मतलब फर्क होता है क्या? क्योंकि वो पानी जो होता है बहुत उसमें कचरा होता रहता है, उसको पटाते हैं। और जो हैंड पंप से उससे पानी निकलता है, बोर्डिंग से, वो शुद्ध पानी होता है। देखिए, फसल पे नुकसान होता है क्या? हाँ, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अब ये निर्भर करता है कि जो आप नहर का पानी दे रहे हैं वो नहर का पानी कितना सही है, उसमें कितना कचरा आ रहा है। क्योंकि आजकल देखा गया नदियों से हमारी नहरें निकली हैं, और जो नदी है, नदी में कौन कौन से शहर पहले पड़ रहे हैं, शहरों का कितना मलबा नदी में जा रहा है, कितना गंदा पानी जा रहा है, कितना नाले का पानी जा रहा है, तो वो पानी कितना शुद्ध है,
तो इसके कई एक पैमाने होते हैं, उनको नाप के हम देखते हैं कि उन पैमानों में ये कितना शुद्ध है या कितना खराब है, इसमें कितनी इम्प्योरिटी, कितने इसमें रसायन मिले हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आप जमीन से निकालते हैं, तो जमीन में प्राकृतिक रूप से तो शुद्धता होती है कि बाहर की चीज़ कोई नहीं जाती, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे जहाँ बोरिंग करते हैं, तो हर जगह आपको नल का पानी अच्छा नहीं मिलता है। कहीं पे पानी बहुत ऊपरी सतहों पे होता है, जैसे आपने 20 फीट 30 फीट पे निकल आता है, कहीं पे वही पानी 250 फीट और 300 फीट पे निकलता है। तो हर एक जगह की पानी की प्रकृति बदल जाती है। जो बहुत ऊपर होता है उसमें ये उम्मीद रहती है कि बाहर से जो प्रदूषित चीज़ें हैं वो ज़मीन में पहुंच गई हैं, वो ज़मीन के पानी में मिल गई हैं और वो नल के पानी में बाहर आ रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसी उम्मीद होती है। इसी प्रकार जो बहुत गहरी बोरिंग होती हैं, जैसे 200-250 फीट पे हम जाते हैं, उसमें दूसरे तरीके की समस्या हो जाती है। उसमें जो प्राकृतिक रूप से लवण होते हैं ज़मीन में, वो खेती के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं और उस पानी को लगातार प्रयोग करने से हमारी ज़मीनें बंजर होने लगती हैं कि वो साल्ट जो नीचे होते हैं, जो लवण होते हैं, वो हमारी ज़मीन में ऊपर आ जाते हैं और जो कि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि ज़मीन का ही पानी बहुत अच्छा है या ऊपर का पानी बहुत अच्छा है। ये निर्भर करता है कि उसका स्रोत क्या है और कितने गहरे से आ रहा है और उस इलाके में किस तरीके का निकल रहा है। तो हर जगह अलग अलग पानी की प्रकृति होती है। इसलिए कहते हैं नई जगह पे जब अगर हम खेती करें तो हमेशा अपने पानी का जांच जरूर करवाएं। अब डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग भी करते रहे हैं, जैविक खेती क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? देखिए, जरूरी प्रश्न ले हमारे एक श्रोता जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, पहले श्रोता का सवाल। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी। ऐसा है जी मैडम, जो हमारी खेती है जी, वो जी सूखा में ज्यादा आ रही है, अब क्या करें इसके लिए जी? नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जी हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट मेवात से बोल रहा हूँ, पंडित जी धर्मवीर जी। हाँ, बिल्कुल, आपकी समस्या और आपकी जागरूकता दोनों ही वास्तव में बहुत अच्छी समय पर आप इस बात को कर रहे हैं। ये समस्या आपकी नहीं, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की है कि ज़्यादातर सूखे की समस्या तो वहाँ आ रही है जहाँ हम पानी ज़मीन का था या जो भी हमारे पानी के स्रोत थे उनका हमने बहुत आय से प्रयोग किया, ज़्यादा प्रयोग किया। दूसरे कुछ वातावरण भी चेंज हो रहा है आजकल, जलवायु चेंज बदलने से क्या हो रहा है कि जलवायु बदल रही है, साथ साथ में कम पानी बरस रहा है, कहीं ज़्यादा बरस रहा है तो एक साथ बरस रहा है जो कि ज़मीन में न जाके ऊपर से बह जाता है। तो इस प्रकार समस्याएं आ रही, पानी दिनों दिन कम हो रहा है। अब इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, जैसे हम पानी को बहुत ही संजो कर रखें, बहुत समय समय पर जो प्रयोग करें, जो बर्बादी होती है एक्चुअली, सही बात तो यह है, पानी हम लोग बर्बाद बहुत करते हैं। सिंचाई करते हैं तो सीधी खेत में, खुले खेत में सिंचाई कर देते हैं, जिसे फ्लडिंग करते हैं कहते हैं हम लोग। अब इसकी जगह बहुत सारे ऐसे साधन आ गए, स्प्रिंकलर से या टपक सिंचाई विधि से आप सिंचाई करिए फसलों की, तो इससे पानी की बहुत सारी बचत होती है। दूसरे, फसलों का फसल चक्र इस तरीके से अपनाएं जिसमें कम पानी चाहने वाली फसलें हों, बहुत ज़्यादा एकदम हम धान गेहूं के ही चक्कर में न रहें, हम दालों के, हम जो तिलहन हैं उनको भी ले सकते हैं, हम बहुत सारे फलों वाली फल के पेड़ भी लगा सकते हैं जो कि कम पानी में हो जाते हैं, जैसे आंवला उनमें से एक है। तो इस तरीके के लगा के हम अपने को थोड़ा सा विविधीकृत करें। जो एक ढर्रा चला आ रहा था उससे थोड़े से हटकर हम अगर सोचेंगे तो हमारी पानी की बचत होगी और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। पानी का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, बहुत तरीके हैं जो आपने भी बताए, काफी उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में निरंकार जी आपसे पूछ रहे थे, बीज, खाद, इस विषय में और भी अधिक जी हाँ, क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा है जो जरूरी क्यों है, अगर हम अपनी हरित क्रांति देखें जी, हरित क्रांति का जो पूरा का पूरा जो हमारी खेती करने का तरीका था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर से फर्टिलाइज़र या उर्वरक प्रयोग करने थे, बाहर से ज़्यादा रसायन प्रयोग करने थे। तो जो भी था, हमारे किसान भाई निर्भर थे बाहर की फैक्ट्री पर, बाहर की एजेंसी पे हम और इसी तरीके से बीज भी, जो उन्नत बीज थे वो तैयार करके हमें देते थे, हमारे कई संस्थान देते थे। पहले शुरू में तो बाहर से आया था। हाँ जी। सिंचाई पे भी हमारी निर्भरता बढ़ी, जो जैसे पानी की समस्या है और ये सब आ रही, इसीलिए आ रही कि हमारी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, जो ज़्यादा उपज देने वाली प्रजातियां हैं, जब से ये बौनी प्रजातियां आई हैं, इनमें पानी की खपत ज़्यादा है जी, इसमें खाद की खपत ज़्यादा है जी, और इस तरीके से ये पानी और खाद की खपत ज्यादा करके ज्यादा पैदावार भी देती है। ऐसे नहीं पैदावार कम है। प्राकृतिक खेती में खर्चा भी कम होएगा। अब इससे क्या हुआ कि हमारा पानी भी बर्बाद हो गया,
हर जगह सूखा होने लगा। जो हमारे ग्राउंड वाटर था, जो जमीन में जल था, उसका स्तर इतना नीचे गिर गया कि जो अब उसके आगे जाना मुश्किल है। जी। तो इस तरीके से बहुत सी इसकी विकृतियां आई हैं हमारे कृषि पद्धतियों में। तब हमारे किसान कुछ जागरूक हुए, हमारे वैज्ञानिक जागरूक हुए, तो धीरे से हमने कहा कि नहीं, इससे हटके थोड़ा सा हम जैविक की तरफ चलें। जी। तो पहले जैविक की बात आई, लेकिन जैविक में भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हमारे किसान भाइयों को ऐसे इतना पैसा नहीं होता है कि इतने महंगे खाद, क्योंकि खाद जो गोबर की खाद या जो खादें हैं या जो जानवरों के आधार पे तैयार की जाती हैं, तब जब जानवर ही नहीं रहे, सब जगह ट्रैक्टर आ गए, जब हमारे पास गाय भैंस ही नहीं है, तो कहाँ से गोबर लाएंगे, कहाँ से उनकी जो पूर्ति करेंगे। तो अब बात आई है क्योंकि हम प्राकृतिक खेती क्यों ना करें। प्राकृतिक खेती में यह है कि हम मुख्य कंपोनेंट है कि हम जो सब चीजें, हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें बीज डालेंगे। इसके कई प्रारूप हैं। असल में प्राकृतिक खेती एक बहुत ही विहंगम खेती है। हमारी प्राचीन काल से कहिए जो परंपरागत खेती होती आ रही, वो भी ये प्राकृतिक की खेती थी। पहले हम कोई बाहर से कोई केमिकल थोड़ी मंगाते थे, पहले हम कोई खाद थोड़ी डालते थे। जो हमारा गाय का गोबर होता था, गौ माता का जिस तरीके से हमारे यहाँ वो था कि गाय का गोबर, गौमूत्र वगैरह, उससे मिला के जो भी हमारी खाद बनती थी वो खेतों में प्रयोग होती थी। उसी में फसल, फल, घास सब कुछ उसी में होता था ना। जी। तो आज हम उस चीज को पुनः लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विसंगतियां हरित क्रांति में आई, हालांकि हमारा पेट भरा उससे, क्योंकि हमारी बहुत सारी आबादी पहले भूखे पेट रहती थी, जब जो कि कम भी थी, तब भी हम उनका पेट नहीं भर पाते थे। आज हमारे पास हरित क्रांति की वजह से भी बफर स्टॉक है, जिसमें 5-6 साल तक हम आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन उसने जो हमें नुकसान दिया साथ में, हम उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती से कर सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़ना जरूरी है। जी हाँ, प्राकृतिक खेती पे भी बात होगी और भी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचानी है, लेकिन सबसे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और जैसे कि हम आपसे बता ही रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहा है किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। तो इसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर किसानों के साथ वेबिनार के माध्यम से बातचीत की। इस मौके पर सभी को उन्होंने संबोधित किया, और संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा, आइए उसे आप तक पहुंचाते हैं, सुनते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, केसीसी के माध्यम से किसानी के लिए किसान के पास बैंक का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि है, जिसका उपयोग किसान कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी किसान को साहूकार के शोषण का शिकार नहीं होना पड़े। जो नया बीज आए, जो नई चीज आए, आपके पास 10 बीघा खेती है तो 2 बीघा को, 1 बीघा को हमेशा प्रयोग के लिए रखो। कई बार आईसीआर नए बीजों का इजाद कर लेता है, लेकिन उसको प्रमोट करने में, किसान तक पहुंचाने में, राज्य सरकार को माध्यम बनाने में 5-5 साल लग जाते हैं। अगर आपके पास खबर आई तो 1 बीघा में नए बीज का प्रयोग करो। अगर वो प्रयोग ठीक रहे तो अगले बचे हुए अगले साल में हम पूरे के पूरे 10 बीघा में उस बीज का उपयोग करेंगे। लेकिन एक बीज जो आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है, उस बीज को किसान के खेत तक पहुंचने में 5-5, 6-6 साल लग जाए, अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना
उसे उस यात्रा में लोगों को करना पड़े, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए किसान को हमेशा नया प्रयोग करते ही रहना चाहिए और हमेशा यह प्रगति का सिद्धांत है। जो व्यक्ति समय के साथ उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिवर्तनों को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम होता है। लेकिन अब देश का किसान अपने उत्पादन की क्वालिटी पर भी ध्यान रख रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे कृषि उत्पाद की क्वालिटी विश्व के बाजार में अच्छी मानी जा रही है। आप ही के प्रयत्नों का प्रतिफल है कि कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट यह 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फसल बीमा के माध्यम से किसानों को सुरक्षा कवच मिले। साथ ही साथ हर जिले में एक लैब बन जाए, ये भी बनाया गया है। लेकिन जब तक आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाने के लिए उत्सुक न हो तो इस पैसे का और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। मिट्टी का परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मिट्टी का परीक्षण आप कराएंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको अधिक जीवित रखने में सॉइल हेल्थ की रिकमेंडेशन आपको मदद करेगी, और दूसरा चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो फसल का प्रारूप हो, जो रिकमेंडेशन आएगी उस रिकमेंडेशन को अगर आप मानोगे तो निश्चित रूप से आपकी लागत में बचत होगी। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव को पीने का साफ जल मिले, इस योजना को प्रारंभ किया है। इसका प्रतिफल आने वाले कल में मिलने वाला है। लेकिन जल का स्रोत ही नहीं होगा तो कोई योजना करेगी क्या? स्रोत जो उपलब्ध है वो और उपलब्धता बढ़ाए, जो उपलब्ध नहीं है वो कैसे उपलब्ध हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में 75 तालाब बनाना आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम दिया हुआ है। जिला प्रशासन और बाकी सारे लोग इस काम में लगे हैं। गांव के किसानों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। तालाब अगर गांव में बनेगा तो जल स्तर बढ़ेगा, विस्तार के लिए पानी की उपलब्धता होगी, वो आपके ही काम आएगा, कोई भारत सरकार और राज्य सरकार के काम थोड़ी आएगा। तो इस दिशा में किसानों को प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ खेती के क्षेत्र में पानी की बचत हो, यह भी बहुत जरूरी है और इसलिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, चाहे वो ड्रिप के रूप में हो चाहे स्प्रिंकलर के रूप में हो, इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है और मुझे खुशी है कि इस योजना के दायरे में बहुत सारे किसान आए हैं। लेकिन देश का हर किसान माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत क्यों नहीं हो सकता? हम सब जानते हैं किसान को जमीन में पौधे को भरे हुए पानी की आवश्यकता नहीं है। पौधे को आगे बढ़ने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए नमी की जरूरत है और हम जहां पानी की उपलब्धता है वहां इतना पानी भर रहे हैं कि वो पानी अपव्यय भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो सूक्ष्म सिंचाई की ओर निश्चित रूप से हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आज आवश्यकता है और सब लोग दबी जवान बातचीत भी करते हैं, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं। दलहन और तेलन के रकबे को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार इस बात से चिंतित है कि आज हम भी खाद्य तेलों को प्राकृतिक पद्धति खेती को भारत सरकार प्रमोट कर रही है। इस पर हम लोग आने वाले कल में मिशन मोड पर काम करने वाले हैं। अभी तक प्राकृतिक खेती में लगभग 4 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है। अधिकांश लोग इस पर आए, प्रकृति के साथ किसानी का तालमेल बने, गौ आधारित खेती की ओर हम प्रवृत्त हों, दूध की भी उपलब्धता बढ़े, गौमूत्र और गोबर की उपयोगिता बढ़े। इस दृष्टि से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत सरकार अपनी योजना बना रही है। हमारी ICAR कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में यह सिलेबस के रूप में शामिल हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उसकी कमेटी बन गई है और बहुत ही जल्दी इस क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ना है। पूरे तकनीक के समर्थन के साथ हमारे भारत की खेती भी उन्नत होगी और किसान भी समृद्ध होगा और देश की समृद्धता में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप सबको इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस यात्रा में सरकार के साथ चलने के लिए मैं आह्वान करता हूं और आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केवीके में हो रहे कार्यक्रम के अवसर पर जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, उसको आप सुन रहे थे। जी हाँ, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इसी अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने भी किसान को संबोधित किया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जिन किसानों ने अपने पास में रहते हुए डबल ही नहीं उससे आगे बढ़कर जो किसानों ने इनकम कमाई है, तो क्यों न हम भी उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों के साइंटिस्टों का जो रिसर्च है उसको अपनाते हुए और नई टेक्नोलॉजी जो आज माननीय तोमर साहब के नेतृत्व में कई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है, उनको अपनाते हुए हम उन किसानों की तरह जो उत्कृष्ट किसान है उनकी तरह हम सभी उत्कृष्ट बने और किसानों हमारी इनकम बढ़े। क्योंकि आज देश की अगर कोई रीढ़ है तो वो किसान है और हम सभी किसान परिवार से ही आते हैं। यहाँ पर जितने अधिकारी बैठे हैं वो भी मुझे लगता है कि सभी 90% से अधिक किसान परिवार से आते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र पर सभी बैठे हम सब किसान हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें नई तकनीकी को अपनाना है और नया जो बीज है, हाई यील्ड वैरायटी है, उनको हम कैसे अपनाएं और किस तरह से हम किसान के खेत में नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाते हुए और आने वाले समय के अंदर हम किसानों की अपन सबकी इनकम बढ़े। और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम ये किया। हम सब जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है उसको हम गांव तक कैसे पहुंचाएं, जिसके अंदर किसान को 3% ब्याज की छूट है और उसके साथ ही 2 करोड़ रुपए तक उनको देने का प्रावधान किया गया इसके अंदर। उसके साथ ही बिना मोर्गेज के किसी प्रकार का कोई जमीन का कागज है वो गिरवी नहीं रखना है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर पहुंचेगा, जिसके अंदर मुझे लगता है कि किसानों को, हर किसान को इसका लाभ मिलेगा। हमें मधुमक्खी पालन भी है या जैसा कि मशरूम की खेती का भी कई किसानों ने कहा है, तो हम किस तरह से हाईटेक खेती की ओर हम जाए, बीज से बाजार तक का हम किसानों को कैसे अवेलेबल करवा सके। तो इस दिशा के अंदर सरकार वो लगातार काम कर रही है और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम कैसे को अपनाएं, इसको लेकर हम अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो मैं इतना ही कहकर आप सभी जितने जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी आप सभी ने सुना कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को। और साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हो रही, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, कितनी कितनी अभियान चलाए जा रहे हैं, कितनी कितनी योजनाएं लेके आई जा रही हैं। लेकिन जब बात जमीनी स्तर की होती है तो ये योजनाएं किस हद तक किसानों को लाभ दे रही हैं, किस हद तक उनको कहे निरंकार जी उनके लिए लाभकारी हो रही हैं, कि उनको फायदा हो रहा है या नहीं, या सिर्फ बातें हवा में हो रही हैं, और ये हमारे किसान भाई ही बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जमीनी स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो क्यों ना हमारे किसान मित्र से ही सुना जाए कि उनको किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना जिसका लाभ बहुत से किसानों को होता है, ये हम अपने सभी साथियों को बताते हैं। तो हमारे किसान मित्र बताएंगे कि उन्हें हो रहा है इसका लाभ या नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तहत आइए बात करते हैं किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान मित्रों से। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम अजय कुमार त्यागी और विलेज बीटा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ मैं। सम्मान निधि योजना है, ये एक किसानों के लिए खाद बीज के जो है लेने के लिए बहुत उपयोगी योजना है और प्रधानमंत्री जी ने सन 2019 में स्टार्ट करी थी। साल में 3 किस्त आती है 2-2 रुपए की, तो यानी साल में 6,000 रुपए आते हैं और इन 6,000 का 3 महीनों के हिसाब से मतलब जो फसल आती है रबी खरीफ, तो उनमें खाद और बीज लेने के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। किसान पर स्टम्प पहना जाता तो खाद और बीज के लिए उपलब्ध पैसा आ जाता है और इससे जो है किसानों की आय बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। जब ये निधि प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है और जो है मैं इस निधि को जो है सन 2019 से प्राप्त कर रहे हैं। 10 किस्त मिल चुकी है मैडम। खेती में ऐसा जैसे जब किस्त आ जाती है, जैसे हमें छिड़काव करना है कीटनाशक का किसी का भी, तो दवाई लेना या यूरिया नाइट्रोजन खेत के लिए लेना, खेती के जो सहयोग में काम आ जाती है निधि से। ये कि फसल को समय पे खाद मिल जाता है या समय पे कीटनाशक का छिड़काव हो जाता तो फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है तो किसान को पैदावार भी अच्छी मिलती है, फसल की खुशी मिलती है। धन्यवाद अजय जी। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार मैम,
मैं कर्मेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट दुगरा, ब्लॉक उरुआ बाजार। ये किसान सम्मान निधि से छोटे और कमजोर किसानों के लिए ये एक वरदान की तरह से है। इससे उनकी आर्थिक जो भी समस्याएं होती थी बुआई से लेकर कटाई के बीच में, उनकी काफी हद तक सहूलियतें मिल जा रही हैं। खाद, बीज, दवाओं वो मार्केट से पैसे से खरीद ले रहे हैं, नहीं तो पहले साहूकारों के चंगुल में रहना पड़ता था और औने पौने दाम के तैयार अनाज तुरंत बेचना पड़ता था, तो जिससे उनकी काफी स्थिति अच्छी हो रही है। आपको कितनी किस्तें इसकी प्राप्त हो चुकी हैं? 8 जी। और समय पर पहुंच जाती है? हाँ, पहुंच जाती हैं। मुझे किसान सम्मान निधि की 8 किस्तें मिल चुकी हैं और ये मुझे शुरू से ही मिल रही हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर सिंह बघेल, कंदा से हूँ मैं। जी मैडम, हमको किस्त के हिसाब से जो किसान सम्मान निधि मिलता है, महीने किसान निधि का जो 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में जो हमको किस्त से पेमेंट मिल रहा था, तो वो आपको प्राप्त हो रहा है? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। हमारा खर्चा पानी निकल जाता है, सब परिवार वालों को मिल रहा है। जैसे हमारे भाई बहन को ने सभी मिल रहा है, माँ को भी मिल रहा, हम 3 भाई, तीनों भाइयों को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है मैडम। जिसके नाम पे जमीन थी उनको सभी को मिल रहा है। जैसे मैडम कहीं खाद लाना है, बीज लाना है, दवाई लाना है, ऐसे कहीं हो जाता है हमारा, दवाई लाना कहीं करना, वो खर्चा हो जाता है हमारा। जी हाँ, समय पे आ जाता है। किसान सम्मान निधि है कार्य योजना जो मिल रही है सरकार की ओर से, बहुत बहुत हमको फायदा हो रहा है और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में अभी हमने बात की उन किसान मित्रों से जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। कल किसी अन्य योजना के लाभार्थी किसान मित्रों से बात करेंगे। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। जी हाँ, किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो लगातार मिल रही है हमारे सभी किसान मित्रों को। 11वीं किस्त का भी इंतजार हो रहा है, बहुत जल्द आने वाली है। और किसान कह रहे हैं कि ये उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, फायदा उनको इससे मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इसके लिए एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ रंकार जी की अपनी KYC को जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार इसको लेके दिक्कत आ जाती है जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट KYC पहुंचने में देरी ना हो पाए। जी बिल्कुल, इसलिए कर ले। और फिलहाल हम एक छोटे से अंतराल के बाद, संदेश के बाद आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ किसान की बात में। किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जो कि आज के इस कार्यक्रम में कहूं कि बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं अपने। और आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी जानकारियां उम्मीद है आप तक पहुंच गई होंगी। और आज हमने प्राकृतिक खेती द्वारा अधिक लाभ, इस विषय पर भी कुछ बातें की है। डॉक्टर शिवाधर मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आपकी भी कुछ बातों का जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में घड़ी कर रही है इशारा कि हमारे श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो गया है हमारा। तो अब हम अपने दोस्तों से चाहते हैं आज्ञा। जी हाँ, मैं आरती और साथी निरंकार लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।